तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ की। एक ऐसा केस जिसमें भारत में इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किए गए लोग जब भारत के सुप्रीम कोर्ट से अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा मांगने गए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार के पक्ष को सही ठहराया और जस्टिस HR खन्ना ने सरकार के विरुद्ध अपना फैसला लिखा, जिसका परिणाम उन्होंने भविष्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट को खोकर चुकाया। लेकिन जस्टिस HR खन्ना का नाम भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया और इस केस के फैसले में शामिल दूसरे जज जस्टिस PN भगवती ने 35 साल बाद 2011 में इस केस के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। इसलिए यह केस भारत के सुप्रीम कोर्ट के स्वर्णिम इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ADM जबलपुर वर्सेस सिरखान शुक्ला केस की। केस का साइटेशन है 1976 INSC 129। डेट ऑफ जजमेंट थी 28 अप्रैल 1976। 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस AN रे थे, HR खन्ना, MH बेग, PN भगवती एंड YV चंद्रचूड़ थे। तो सबसे पहले हम इस केस के लीगल प्रोविजंस देख लेते हैं। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट देता है। आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोटेक्शन देता है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस को लेकर के। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो रिट पिटीशन जो है सुन सकता है हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 359 क्लॉज 1 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो इमरजेंसी के दौरान पार्ट 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 यानी कि मीसा सेक्शन 16A क्लॉज 9 ये स्पेशल पावर देता है एजेंसीज को कि वो इमरजेंसी के दौरान किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। अब हम इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं एक बारी। तो इस केस को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ फैक्ट्स का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण का एक केस होता है जो कि चल रहा होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये पूरा केस जो होता है वो बेस्ड होता है 1971 के जनरल इलेक्शन हुए होते हैं। उसमें जो है इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ती हैं और उनके अगेंस्ट में राजनारायण खड़े होते हैं। राजनारायण वो चुनाव हार जाते हैं, जिसके बाद वो इस चुनाव को और इसके परिणामों को चुनौती देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब ये केस जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा होता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस में जो है इंदिरा गांधी को दोषी पाता है इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस का और उन पे जो है रोक लगा देता है 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पे या फिर किसी भी पोस्ट पे रहने पे। और जो इंदिरा गांधी होती हैं उनके जो वकील होते हैं वो नानाभाई पालकीवाला होते हैं और जो राजनारायण होते हैं उनके जो वकील होते हैं वो शांति भूषण होते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो नानाभाई पालकीवाला हैं वो बहुत ही फेमस एडवोकेट थे अपने ज़माने के और वही वो एडवोकेट हैं जिन्होंने केशवानंद भारती का केस जो है लड़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, यानी कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में। और फिर इस केस में जो है जो जो उनके इलेक्शन से रिलेटेड था उस केस में इंदिरा गांधी ने उन्हीं वकील को, उन्हीं एडवोकेट को, नानाभाई पालकीवाला को अपना वकील बनाया था। तो इस केस की शुरुआत होती है, इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की जाती है इंडिया में जून 25 1975 में। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर जो होती हैं वो इंदिरा गांधी होती हैं। वो आर्टिकल 352 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यूज़ करते हुए और उसमें जो इंटरनल डिस्टर्बेंस उस टाइम पे दिया हुआ था उसको यूज़ करते हुए इंडिया पे इमरजेंसी डिक्लेयर करती हैं। अब जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में और अब इसकी जगह आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बुकों में या फिर बेयर एक्ट में आर्म्ड रिबेलियन मिलेगा लिखा हुआ। अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है 1976 में वो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा जो है 1971 का जो एक्ट होता है उसके थ्रू काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट होते हैं उनको डिटेन करती है। एक्टिविस्ट जो होते हैं उनको भी अरेस्ट किया जाता है, जो क्रिटिक्स होते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है बोलते या लिखते हैं अखबारों में या फिर आर्टिकल में उनको भी अरेस्ट किया जाता है विदाउट ट्रायल और उनका कोई ट्रायल जो है वो स्टार्ट नहीं होता है, उनको सिर्फ अरेस्ट करके जेलों में रख दिया जाता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उस टाइम पे जो बिहार के कई सारे लोगों को, पॉलिटिशियंस को और एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया था। वैसे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अरेस्ट किया गया था, बट बिहार का मेन जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है एक पॉलिटिशियन है लालू प्रसाद यादव, उनको भी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इमरजेंसी के दौरान अरेस्ट करके जेल में रखा गया था। और उसी दौरान 1976 में उनके घर एक बेटी का जन्म होता है
और लालू प्रसाद यादव अपनी उस बेटी का नाम जो है मीसा रखते हैं। इसी एक्ट के विरोध में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के विरोध में, वो अपनी बेटी का नाम मीसा रखते हैं, जिनको कि आप जो है मीसा भारती के नाम से जानते हैं। जून 27, 1975 अंडर आर्टिकल 359(1). अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो है 359 क्लॉज 1 का यूज़ करते हुए राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी, 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी को इम्पोज कर देते हैं। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी अदालत में जा करके अपने फंडामेंटल राइट्स को जो है नहीं लागू करवा सकता था, ना ही आर्टिकल 14, 21 या 22 के अगेंस्ट वो जो है रिट पिटीशन दायर कर सकते थे इमरजेंसी के दौरान। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है 359(1) का यूज़ किया जाता है। दिस इफेक्टिवली बार्ड सिटीजन फ्रॉम चैलेंजिंग डिटेंशन इन कोर्ट इंक्लूडिंग थ्रू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। अब जब किसी भी व्यक्ति को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, तो तो उसके पास जो है, व्यक्ति के पास जो है वो हैबियस कॉर्पस की रिट लगाने का ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हैं। बट यहाँ पे उस पर भी बैन लगा दिया जाता है इमरजेंसी के दौरान। Several High Court ruled in favor of detainees, holding that Article 21 was suspended. Detention could still be challenged on ground of the statutory non-compliance or malified intent. अब यहाँ पे रोक तो लगा दी थी गवर्नमेंट ने, बट उसके बावजूद भी जो है कई सारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स या फिर जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, यानी कि इस केस में शिवकांत शुक्ला भी, वो सब व्यक्ति जो है हाई कोर्ट में जो है रिट पिटीशन फाइल करते हैं हैबियस कॉर्पस के अकॉर्डिंग। तो इस केस में और उन सारी केसेस में ज़्यादातर में जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो आर्टिकल 21 जो है वो ये चीज़ कहते हैं कि जो डिटेंशन इनकी की गई है वो गलत तरीके से की गई है, और वो जो स्टैट्यूटरी नॉन कंप्लायंस है उनका भी जो है मिसयूज़ किया जा रहा है और मेलाफाइड इंटेंट के थ्रू जो है इन सबको अरेस्ट किया जा रहा है। अब जब हाई कोर्ट जो है उन लोगों के फेवर में डिसीजन करने लग जाते हैं, तब उसके बाद अलार्म बाय दिस फेवरेबल हाई कोर्ट रूलिंग द यूनियन गवर्नमेंट अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अब जब हाई कोर्ट जो है उन लोगों के पक्ष में फैसले देने लग जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील फाइल करती है। Judiciary faced immense pressure from the executive during emergency with the allegation of political influence over judicial appointments, including the suppression of senior judges to appoint A.N. Ray as a Chief Justice in 1973. अब यहाँ पे जो है ये भी उस टाइम पे आरोप रखते हैं कि जुडिशरी जो होती है वो काफ़ी प्रेशर जो है होता है उस टाइम पे जुडिशरी का, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होती है इमरजेंसी के दौरान वो जो है सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, और जो एग्जीक्यूटिव जो है वही सारे डिसीजन एक तरीके से उस टाइम पे ले रही होती है। और ये एलिगेशन लगता है कि ये जो है जितने भी जुडिशियल जो डिसीजन आ रहे थे और या फिर अपॉइंटमेंट थे वो सारे इन्फ्लुएंस किए जा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी में से एक एग्जांपल ये भी कहा जाता है कि इमरजेंसी से पहले जो है इस तरीके की चीज़ की शुरुआत हो गई थी, जब सीनियर मोस्ट जजेस जो है उनको चीफ जस्टिस ना बना करके जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस बनाया जाता है 1973 में। तो अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जस्टिस A.N. रे जो होते हैं उन्होंने केशवानंद भारती वाले केस में यानी कि 1973 में ही जो है डिसेंटिंग ओपिनियन दिया होता है। केशवानंद भारती वाले केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट निकला था उसमें जो है इनका डिसेंटिंग ओपिनियन होता है, ये उसके पक्ष में नहीं होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के। इसी के बाद जब जो है चीफ जस्टिस जो होते हैं उस टाइम के करंट वो रिटायर हो रहे होते हैं, तो उनके बाद जो तीन जो जजेस होते हैं यानी कि जो चीफ जस्टिस है वो नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनको जो सेकंड नंबर के होते हैं उनको चीफ जस्टिस बनना होता है, लेकिन उनको ना बना करके जो 5th नंबर पे होते हैं सीनियरिटी में A.N. रे, उनको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, सुपरसीड करते हुए उन बाकी के 3 जजेस को जो कि नंबर 2, 3, 4 की पोजीशन पे उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में थे। तो ये कहा जाता है कि उस टाइम से ही जो है एक तरीके से जुडिशरी में इन्फ्लुएंस हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, और यही कारण था कि जिसकी वजह से बाद में जाकर के जो है वो 4th जजेस केस तक जो है चले। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड, फोर्थ, जिससे आपको पता लगेगा कि कॉलेजियम सिस्टम किस तरीके से जो है इवॉल्व हुआ और किस तरीके से जो है ये प्रचलन में आया इंडियन जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में। तो हम इस केस के इशूज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इशू जो कोर्ट के सामने आता है वो ये होता है कि वेदर अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट पावर टू इशू रिट वाज मेंटेनेबल to challenge the detention during the emergency when the enforcement of Article 21 was suspended by the presidential order under Article 359(1). तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि जो रिट होती है हैबियस कॉर्पस की आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स में जो दायर की जाती है, क्या वो मेंटेनेबल है, और क्या चैलेंज जो है वो किया जा रहा था उस टाइम पे डिटेंशन को लेकर के जो इमरजेंसी में किए जा रहे थे सरकार के द्वारा, जबकि आर्टिकल 21 जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर ऑर्डर 359(1) के थ्रू। तो क्या ये जो है मेंटेनेबल था रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो हाई कोर्ट में लगाई जा रही थी? पहला सवाल तो ये हुआ।
दूसरा सवाल ये था कि वेदर कोर्ट कुड स्क्रूटनाइज द लीगैलिटी ऑफ मैलिफाइड नेचर ऑफ डिटेंशन ऑर्डर्स अंडर मीशा डिस्पाइट द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दूसरा सवाल यही था कि क्या कोर्ट जो है वो स्क्रूटनाइज कर सकता है इस चीज़ की लीगैलिटी को और मैलिफाइड नेचर को, कि जो डिटेंशन ऑर्डर जो दिए जा रहे थे या हो रहे थे डिटेंशन मीसा एक्ट के थ्रू, उस चीज़ को लेकर के जब सस्पेंड कर दिए गए थे फंडामेंटल राइट्स। तो ये दोनों सवाल जो है कोर्ट के सामने होते हैं उस टाइम पे। अब हम इस केस के जजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। The Supreme Court, by a 4-1 majority, Justice A.N. Ray, M.H. Beg, Y.V. Chandrachud, P.N. Bhagwati, ruled in favor of the state on April 28, 1976। तो यहाँ पे इस केस में ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 4:1 मेजोरिटी से जो है सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया 28 अप्रैल 1976 में। उनमें जो 4 जजेस थे वो A.N. रे, M.H. बेग, Y.V. चंद्रचूड़ और P.N. भगवती थे, जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। In view of the presidential order dated 27 June 1975, no person has any locus standi to move any writ petition under Article 226 before a high court for habeas corpus or any other writ। अब यहाँ पे इस फैसले में, अपने इस जजमेंट में, ADM जबलपुर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है 4-1 की मेजोरिटी से ये कहा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 27 जून 1975 को दिया गया था, उसमें जो है कोई भी पर्सन जो है उसका लोकस स्टैंडाई नहीं बनता कि वो रिट पिटीशन लगाए किसी भी हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 में, और चाहे वो हैबियस कॉर्पस की रिट हो या कोई भी रिट हो, कोई भी पर्सन जो है नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो है 359(1) को जो है लागू कर दिया गया था। सेक्शन 16A क्लॉज 9 ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अब यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 60A का क्लॉज 9 जो था, जिसके तहत सबको अरेस्ट किया जा रहा था, जितने पॉलिटिकल अपोनेंट थे, क्रिटिक्स थे, एक्टिविस्ट थे, सबको जो अरेस्ट किया जा रहा था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट के सेक्शन 16A(9) को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया ADM जबलपुर वाले केस में। The majority held that presidential order under Article 359(1) suspended the right to move any court for enforcing Article 1421, Article 22, rendering habeas corpus petition non-maintainable during emergency। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ साफ कह दिया कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसके थ्रू आर्टिकल 359(1) के थ्रू जो है सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए थे, चाहे आर्टिकल 14 हो, 21 हो, 22 हो। तो जो ये पिटीशन लगाई जा रही थी habeas corpus की, वो नॉन मेंटेनेबल थी एमरजेंसी के दौरान। The court interpreted Article 359(1) as an absolute bar to judicial intervention, stating that this suspension of fundamental right enforcement extended to all remedies, including those under Article 226। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये इंटरप्रिटेशन की कि आर्टिकल 359(1) लागू हो जाने के बाद जो है एब्सोल्यूट तरीके से, पूरी तरीके से जुडिशियल इंटरवेंशन पर रोक लगा दी जाती है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू, और हम जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स नहीं कर सकते और कोई भी रेमेडी जो है किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकते अंडर आर्टिकल 226 के थ्रू। Justice Hansraj Khanna delivered a powerful dissent asserting that right to life and liberty was inalienable and existed independently of Article 21, rooted in the natural law and rule of law। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे बताया कि 4:1 की मेजोरिटी से डिसीजन दिया गया था, लेकिन जो एक जज थे जो कि सरकार के पक्ष से सहमत नहीं थे, वो थे जस्टिस हंसराज खन्ना। उन्होंने जो है अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। मैंने आपको पहले भी जो है बच्चन सिंह वाले केस में भी ये चीज़ बताई थी कि कभी भी कोई जजमेंट दिया जाता है तो उसमें जो डिसेंटिंग पार्ट है, मतलब कि जो जज उस पूरे फैसले से अलग अपना ओपिनियन दे रहा है और अपना जजमेंट लिख रहा है, उसको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि वो जो डिसेंटिंग ओपिनियन है, जो अलग जो जज लिख रहा है, वो नॉर्मल लगे, बट आने वाले टाइम में वही डिसेंटिंग ओपिनियन जो है मील का पत्थर साबित होता है, और इस केस में वो चीज़ साबित हुई जब हम जस्टिस हंसराज खन्ना ने जो है ये अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया और कहा कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो इनअलाइनेबल है और एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली आर्टिकल 21 में, जो कि रूटेड है नेचुरल लॉ और रूल ऑफ लॉ के साथ। He argued that suspension of Article 21 did not extinguish the High Court power under Article 226 to issue habeas corpus writ to ensure detention complied with statutory provision or were not nullified। अब उन्होंने यहाँ पे ये बात अपनी जो है जजमेंट में रखी कि जो सस्पेंशन था आर्टिकल 21 का वो एग्जिस्ट नहीं करता था हाई कोर्ट की पावर के साथ, जो कि 226 में हाई कोर्ट को दी हुई है हैबियस कॉर्पस की रिट जो है इशू करने की, जो कि इंश्योर करती है कि किसी भी का भी डिटेंशन जो है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के थ्रू हो, ना कि कोई मेलिफाइड इंटेंट के थ्रू हो। तो यहाँ पे जस्टिस हंसराज खन्ना ने अपने ओपिनियन में, डिसेंटिंग ओपिनियन में यही कहा कि हाई कोर्ट को ये पावर है, और उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जो हाई कोर्ट जो अलग अलग स्टेट की ये फैसला दे रही थी कि हाँ, जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें कि एक शिवकांत शुक्ला भी थे, वो जो है उनको जो रिलीज किया जाए जब हैबियस कॉर्पस की पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई जा रही थी। तो जस्टिस हंसराज खन्ना ने उन फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को सही माना।
The majority judgment was widely criticized as a low point in the Indian judicial history. They accused of legitimizing executive overreach and undermining civil liberties. अब इस फैसले को, जो कि 4-1 से आया था और सरकार के पक्ष में था एडीएम जबलपुर का फैसला, वो जब ये फैसला सुनाया गया उसके बाद जो है ये पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया हर एक व्यक्ति के द्वारा। और कहा जाता है कि ये जो है एक लो पॉइंट था इंडियन जुडिशरी का, कि जब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का फैसला सुनाया और लेजिटिमाइज कर दिया एग्जीक्यूटिव की ओवररीच को। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव जो है ओवररीच कर रही थी लोगों के फंडामेंटल राइट पे और सुप्रीम कोर्ट के जो है इंडिपेंडेंस पे, उसको लेजिटिमाइज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कर दिया। और अंडरमाइनिंग सिविल लिबर्टीज, जो लोगों के जो अधिकार थे उनको जो छीना जा रहा था, उसको भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी एडीएम जबलपुर के केस में फैसला सुनाते हुए। जस्टिस खन्ना dissent came at significant personal cost. He was suppressed for the Chief Justice in 1977, widely seen as retribution for his stance, through he later earned acclaim for his courage. अब जस्टिस खन्ना जो थे, हंसराज खन्ना, उन्होंने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन जो इस फैसले में सुनाया था, यानी कि जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ जो उन्होंने अपना ओपिनियन लिखा एडीएम जबलपुर का, उसकी वजह से उन्होंने जो है इसकी पर्सनल कॉस्ट भी चुकाई। जब उन्होंने फैसला दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, और उसके बाद जब, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे थे उस टाइम पे, जब वो ये फैसला लिख रहे थे, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ये फैसला लिख रहे थे, तो उस टाइम पे वो सेकंड नंबर पे थे सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी की पोजीशन में। तो जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम के, वो जैसे ही रिटायर होने को हुए, और उसके बाद जस्टिस खन्ना को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है उनको ना बना करके, उनको सुपरसीड करते हुए जस्टिस बेग को जो है अपॉइंट कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे, जिससे कि जो जस्टिस खन्ना थे, ऑब्वियस है कि उनको नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है रेजिग्नेशन दे दिया था अपने पोस्ट से। और कहा जाता है कि ये जो उनको जो नहीं बनाया गया, वो इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट देने की। पोस्ट एमरजेंसी, the 44th constitutional amendment ensured that Article 20 or 21 could not be suspended during future emergencies. अब यहाँ पे जब एमरजेंसी खत्म होती है, उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट बनती है, वो जो है पोस्ट एमरजेंसी के बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है, जिसमें कि आर्टिकल 20 और 21 जो है उसको जो है कभी भी जो है फ्यूचर में सस्पेंड नहीं किया जा सकता था। और कोई भी इमरजेंसी देश में लगाई जाए, आर्टिकल 359 के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, बट आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बाद में डाल दिया गया था। Justice Khanna dissent celebrate as a beacon of judicial integrity and a defense of constitutional values. अब जो जस्टिस खन्ना ने जो डिसेंटिंग ओपिनियन दिया और उसके बाद जो है उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया, उनके जो जूनियर थे यानी कि तीसरे नंबर पे थे उनको बना दिया गया जस्टिस बेग को। तो इस फैसले को जो है एक तरीके से जो है जुडिशियल इंटीग्रिटी का जो है बेकन की तरीके से देखा जाता है, और ये जो एक मिसाल के तौर पे देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को जो है ऊपर रखते हुए एक जज जो है वो किसी के भी सामने यानी कि गवर्नमेंट के सामने नहीं झुके, और जो उन्हें ठीक लगा वही उन्होंने फैसला दिया। In 2011, Justice Bhagwati said, "The Supreme Court should be ashamed about the ADM Jabalpur judgment. I plead guilty. I don't know why I yielded." अब जस्टिस भगवती जो थे, जो कि उन 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने सरकार के पक्ष में एडीएम जबलपुर का फैसला दिया था, उन्होंने जो है 35 साल बाद 2011 में अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस जजमेंट पे जो है शर्मिंदा होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का फैसला दिया उस टाइम पे 1976 में। और ये बात जस्टिस भगवती ने 2011 में कही। वो खुद उस जजमेंट का हिस्सा थे जिन्होंने गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला उस टाइम पे सुनाया था। और उन्होंने कहा कि आई प्लीड गिल्टी, मैं मानता हूँ कि उस केस में मेरे से गलती हुई और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों झुक गया, मतलब कि मैंने क्यों इस तरीके का फैसला दिया जो भी गवर्नमेंट के पक्ष में था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया explicitly overruled the ADM Jabalpur decision in K.S. Puttaswamy versus Union of India 2017, affirming that life and liberty are inalienable rights, not contingent on the constitutional provisions. अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है अपने 1976 के एडीएम जबलपुर के फैसले को ओवररूल्ड कर दिया। एडीएम जबलपुर के फैसले को ओवररूल्ड कर दिया केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस में, और ये कहा कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो इनअलाइनेबल राइट है, नॉट कंटीजेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद ही जो है एडीएम जबलपुर के अपने फैसले को इस केस में, केएस पुट्टास्वामी केस में ओवररूल्ड कर दिया था। और इस केस में जो एक जज थे वो उन 4 जज में से जो एक थे वाई वी चंद्रचूड़, उनके बेटे थे डी वाई चंद्रचूड़, जिन्होंने
अपने जो है जजमेंट में, के एस पुट्टास्वामी के जजमेंट में जो है इस चीज़ को लिखा कि एडीएम जबलपुर में जो फैसला दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गलती थी। अब हम देख लेते हैं कि हैबियस कॉर्पस रिट जो है इंडिया में वो होती क्या, क्योंकि इस पूरे केस में काफ़ी बार आपने हैबियस कॉर्पस के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना। द टर्म हैबियस कॉर्पस इज अ लैटिन फॉर यू शैल हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस जो है वो लैटिन का शब्द है जिसका अर्थ होता है यू शैल हैव द बॉडी। The writ is filed to secure the release of a person who is illegally detained or imprisoned by the state police or any other authority, including private individuals in some cases. Example, unlawful confinement. अब जो ये रिट पिटीशन लगाई जाती है वो जो है वो इसलिए लगाई जाती है कि इलीगल तरीके से अगर किसी को डिटेन किया है या फिर जेल में रखा गया है इलीगल तरीके से किसी भी स्टेट के द्वारा, पुलिस के द्वारा या फिर कोई भी अथॉरिटी के द्वारा, पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, और या फिर ये प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर भी रिट जो है ये लागू होती है हैबियस कॉर्पस की। अगर किसी को जो है अनलॉफुल तरीके से कन्फाइनमेंट किया गया तो वो उस केस में भी जो है हैबियस कॉर्पस की रिट लगाई जा सकती है। फंडामेंटल सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। तो यहाँ पे जो है इस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैबियस कॉर्पस की रिट लगाने के लिए जो आर्टिकल 32 दिया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है, और 226 जो है वो हाई कोर्ट में जो है हैबियस कॉर्पस की रिट लगाने के लिए, और रिट जो डाली जाती है वो इसी अकॉर्डिंग होती है 226 और आर्टिकल 32। द डिटेन्ड पर्सन can file writ themselves or any other person, example a relative, friend, advocate, acting on behalf of the detained person provided they have a legitimate interest in the matter। तो यहाँ पे जो डिटेन किया गया पर्सन वो खुद भी जो है रिट पिटीशन लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, या फिर उसके बिहाफ पे एनी अदर पर्सन जो कि उसका रिलेटिव हो, फ्रेंड हो या फिर उसका वकील हो, जो है उनके बिहाफ पे जो है वो अगर किसी को डिटेन किया गया है इलीगल तरीके से या फिर अरेस्ट जो फिर डिटेन किया गया है या फिर इम्प्रिजनमेंट किया में रखा गया है, जेल में रखा गया है, तो भी वो लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड बट शर्त है कि जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट है वो होना चाहिए इस मैटर में, मतलब कि वो रिलेटिव, फ्रेंड या एडवोकेट होना चाहिए और जो पर्सन है उसको इलीगल तरीके से इम्प्रिजमेंट या फिर डिटेन किया हुआ होना चाहिए। तो जो है कोई भी व्यक्ति लगा सकता है या वो व्यक्ति खुद भी लगा सकता है रिट पिटीशन हैबियस कॉर्पस पे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक लीगल केस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लीगल केस स्टडी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। केस लॉ से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वह आपको लीगल केस स्टडी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएगा। तो जल्दी से लीगल केस स्टडी के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।